कॉम्पिटिशन एकेडमी की यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, अच्छा रिवीजन चल रहा होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं आज 4 दिन से लगातार वीडियो पब्लिश हो रहा है जो रिवीजन कराया जा रहा है। आपके पाठ्यक्रम में जो उपन्यास है उसका सारे उपन्यास का रिवीजन कराया गया, फिर सारे नाटक का रिवीजन कराया गया, कल सारी कहानियों का रिवीजन कराया गया और आज आप देखेंगे कि जो आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में 11 निबंध लगे हैं उनका रिवीजन कराया जाएगा। संक्षिप्त में वीडियो दिया जा रहा है और 2 पार्ट में आपको मिलेगा। पहला पार्ट मैंने आपको बताया है कि ये आप देख रहे हैं और सेकंड पार्ट आपको द गुरु एकेडमी पर मिलेगा। द गुरु एकेडमी चैनल पर यूट्यूब पर जाइए, सर्च कर लीजिए द गुरु एकेडमी। वहाँ पर भी द गुरु एकेडमी पर भी आपको यही लोगो मिलेगा जो लोगो यहाँ पर लगा हुआ है। उपन्यास का सेकंड पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा वहीं पर, नाटक का सेकंड पार्ट वहीं पर आपको मिल जाएगा, कहानी का सेकंड पार्ट जो कल दिया गया वो वहाँ पर मिल जाएगा और आज निबंध का भी सेकंड पार्ट आपको द गुरु एकेडमी पर मिलेगा। अगर नहीं पता है तो आप कहीं पर लिख लें, आप कहीं पर लिख सकते हैं द गुरु एकेडमी, THEGURU, गुरु, द गुरु एकेडमी सर्च करिएगा, यही लोगो आपको मिल जाएगा। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सेकंड पार्ट आपको वहाँ मिल जाएगा। कई टेस्ट सीरीज पब्लिश हैं। वो कंपटीशन एकेडमी का सहयोगी चैनल है, अभी 15-20 दिन पहले शुरू किया गया। उसका कारण यह है कि अगर कभी कोई तकनीकी समस्या आती है तो आपके अध्ययन में कोई बाधा ना आए, आपको अबाध रूप से अध्ययन सामग्री मिलती रहे, इसलिए सेकंड वाला जो चैनल है द गुरु एकेडमी वह प्रारंभ किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। 11 निबंधों पर आधारित बात करेंगे। ये PDF भी अगर आपको चाहिए, आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे नंबर पर, यहाँ पर एक बार फिर से आपको बता दें, यहाँ पर ये हमारा नंबर लिखा हुआ है। अगर आपको ये PDF चाहिए, उपन्यास का PDF चाहिए, नाटक का PDF चाहिए, निबंध का PDF चाहिए, कहानी का PDF चाहिए, जो सभी लोगों को दिया जा रहा है इस समय, लगातार 4 दिन से वीडियो पब्लिश हो रहा है। आप भी अपना नाम लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको भी ये PDF मिल जाएगा। और रात में 9 बजे इसी निबंध पर आधारित लाइव कक्षा होगी जिसमें 11 निबंध पर आधारित प्रश्न कराए जाएंगे। वह भी PDF आपको मिलेगी, क्लास का लिंक भी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। तो इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी पर अपना नाम लिखकर भेज दीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली दरबार दर्पण भारतेंदु का निबंध। जैसा कि आपको पता है कि जब हम लोग जिसवी विधा की बात करते हैं तो सबसे पहले भूमिका के रूप में थोड़ी बहुत चीज़ों की बात कर लेते हैं। जैसे अगर नाटक की बात करेंगे तो नाटक के विकास के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, निबंध की बात करेंगे तो थोड़ा निबंध की बात कर लेंगे। देखिए, हिंदी निबंध विधा का जो अभ्युदय है, हिंदी निबंध विधा का अभ्युदय भारतेंदु युग में हुआ। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने भारतेंदु को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है, जबकि श्री कृष्ण लाल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। भारतेंदु युग के सर्वोत्कृष्ट निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट का जो पहला निबंध है कलिराज की सभा, जो कि कवि वचन सुधा में प्रकाशित हुआ था, वहीं भारतेंदु जी का स्वर्ग की विचार सभा और राधाचरण गोस्वामी का यमलोक की यात्रा इसी युग का प्रसिद्ध निबंध है। जो राधाचरण गोस्वामी का यमलोक है, यमलोक की यात्रा, वह स्वप्न शैली में लिखा गया है। बाकी आगे आप देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध कहा है। प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आत्मव्यंजक निबंधकार, तो बालकृष्ण भट्ट को वस्तुव्यंजक निबंधकार कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध ज्ञानरंजन आप देखेंगे, ज्ञानरंजन में बहुत सारे निबंध उनके संकलित हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा विस्तृत तो हम लोग यहाँ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, फिर भी
कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को दी जाएं। जब भारतेंदु की बात आती है, भारतेंदु के निबंध की बात आती है, तो इन्होंने पुरातत्व संबंधी निबंध लिखा, इतिहास संबंधी निबंध लिखा, धर्म संबंधी निबंध लिखा, कला संबंधी निबंध लिखा, यात्रा संबंधी निबंध लिखा। यहाँ तक कि जो ऋतुएँ होती हैं, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा काल ऋतु, इन ऋतुओं पर संबंधित भी निबंध लिखा है। जीवन चरित्र संबंधी भी निबंध इन्होंने लिखा है। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं दिल्ली दरबार दर्पण, ये जो निबंध है ये इतिहास संबंधी निबंध है। इतिहास संबंधी निबंध इनका दिल्ली दरबार दर्पण है, कश्मीर कुसुम है, बादशाह दर्पण है, उदय पूर्योदय है, ये सब इतिहास संबंधी निबंध हैं। जबकि जो दूसरा निबंध अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, राष्ट्रीय भावना संबंधी निबंध, वह इनका आप जानते ही हैं, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यानी बलिया व्याख्यान, वो राष्ट्रीय भावना संबंधी निबंध है। वैसे धर्म संबंधी इनका निबंध तदीय सर्वस्व है, वैष्णवता और भारतवर्ष है। हास्य संबंधी भी निबंध मिलेगा, कंकड़ स्रोत, अंग्रेज स्रोत, स्वर्ग में विचार सभा, जो स्वर्ग में विचार सभा है पूछा जा सकता है, हास्य व्यंग है निबंध है। तो इस तरीके से इनके निबंध हैं। खैर बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु के निबंध ब्रजरत्न दास द्वारा संपादित पुस्तक में संकलित साहित्यिक निबंध है। इसमें 1877 में लगे दिल्ली दरबार दर्पण की बात की गई है। इसमें भारतेंदु के राजभक्ति और देशभक्ति की मिश्रित भावना देखने को मिलती है। 1 जनवरी 1877 की अगर बात करें तो इसी दिन महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर राजतिलक करने हेतु लगा था। इस दरबार में भारत के वायसराय, कई महाराजा, नवाब, बुद्धिजीवी भी उपस्थित थे। दरबार के मुख्य बिंदु वो ये थे कि इसमें स्वतंत्र भारत का अभियान औपचारिक तौर पर आरंभ हुआ था। यह दरबार भारत के महान परिवर्तन का आरंभ था। ब्रिटिश सरकार का सत्ता हस्तांतरण को दिखाया गया। जो दरबार का दृश्य था वो कुछ इस तरीके थे। दरबार एक बड़े भारी मैदान में नगर से कितनी दूरी पर था, प्रश्न बनना शुरू हो जाता है ऐसे ही। कितनी दूरी पर था, तो 5 मील की दूरी पर था। दरबार के बीच में जो वायसराय का चबूतरा था उसका आकार कैसा था, षटकोण था, जिसके ऊपर गुंबद नुमा छत पर लाल कपड़ा मढ़ा हुआ था। जो गुंबद नुमा ऐसे बना हुआ था, इस पर लाल कपड़ा मढ़ा हुआ था। और लाल कपड़ा के ऊपर यहाँ पर कोई झंडा ऐसा नहीं लगा था, बल्कि महारानी का मुकुट लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था, तो महारानी का मुकुट लगा हुआ था। इसे भी आपको ध्यान रखना है। जो सुनहला था उस पर मुकुट लगा हुआ था। और इसी चबूतरे पर श्रीयुत अपने राज सिंहासन में सुशोभित हो रहे थे। वायसराय के सामने एक अर्धचंद्राकार चबूतरा था। कैसा था, अर्धचंद्राकार, जिस पर शासनाधिकारी, राजा लोग, मद्रास और बम्बई के गवर्नर, पंजाब, बंगाल, पश्चिमोत्तर देश के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी उस पर थे। आगे इसी निबंध में बताया गया कि इस चबूतरे की छत पर सुंदर नीले रंग का साटन कपड़ा लगा था। कॉटन, सॉटन आप जानते होंगे, साटन चिकना कपड़ा होता है, चमकीला होता है। इसके आगे लहरियादार छज्जा था जिस पर चांद तारे बने हुए थे। राजाओं की कुर्सियां भी नीले रंग के साटन की थी। कुल मिलाकर 63 राजाओं को इस चबूतरे पर जगह दिया गया था। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वायसराय के सिंहासन के पीछे धनुष खंडाकार की 10 भागों में विभाजित सीढ़ी नुमा चबूतरा था, जिस पर 3000 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। जहाँ तक महारानी की बात है तो कहा गया है कि पृथ्वी पर, गौर से सुनना,
पृथ्वी पर, जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर महारानी के अधिकार में जितने देश हैं, कहा गया कि जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। कहा गया कि इस पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है। और इस 7वें भाग में बताया गया कितने लोग रहते हैं। कहा गया जिनमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं। कितने करोड़? 30 करोड़ आदमी बसते हैं। उनमें से इस बड़े और प्राचीन राज्य के समान श्रीमती किसी दूसरे देश पर कृपा दृष्टि नहीं रखती हैं। राजाओं और अधिकारियों को जो उपहार दिया गया, इसमें वो बताया गया कि शासनाधिकारी राजाओं को एक एक रेशमी झंडा दिया गया था, एक एक रेशमी झंडा दिया गया था और सोने का तगमा दिया गया था। झंडे बहुत सुंदर थे। पीतल के मोटे मोटे चमकीले डंडों पर राज राजेश्वरी का एक मुकुट बना था और एक एक पटरी लगी थी जिस पर झंडा पाने वाले राजा का नाम लिखा था। किलात के खां को जो झंडा नहीं मिला, लेकिन उन्हें एक हाथी जिस पर 4000 की लागत का हौदा, जड़ाऊ गहने, घड़ी, कारचोबी कपड़े, कमखाब के थान आदि सब मिलाकर 25,000 की चीज़ें तोहफे में दी गई थी किलात खां को। और इनके साथ जो सरदार आए थे उनको किश्तियों में लगाकर 10,000 की चीज़ें दी गई थी। तो ये जो तथ्य हैं, इन तथ्यों को आप लोग ध्यान रखें। जो दूसरा निबंध है वह भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। वैसे अभी तो निबंध चल रहा है। निबंध के बाद हम लोग बात करेंगे अन्य विधा में आप देखेंगे तुलसीराम का मुर्दहिया आप पढ़ेंगे, जिसका दूसरा भाग मणिकर्णिका पढ़ेंगे। लेकिन मणिकर्णिका से यहाँ पर मन में आ जाता है याद कि अभी बता दें, मणिकर्णिका निबंध भी है जो भारतेंदु ने लिखा है। हो सकता है कि बहुत लोगों को ना पता हो। मणिकर्णिका निबंध भी है जिसके निबंधकार भारतेंदु हैं। जरूर लिख लीजिएगा। और भारतेंदु का तो कई बार पूछा गया नाटक, भारतेंदु की रचना नाटक किस विधा की है, तो नाटक भी निबंध है, मणिकर्णिका भी निबंध है। भारत वर्षोन्नति को बलिया व्याख्यान भी कहा जाता है। बलिया व्याख्यान भी कहा जाता है, ध्यान रखना। यह दिसंबर 1884 का बलिया व्याख्यान है। यह बलिया में ददरी के मेले के समय आर्य देशोपकारणी सभा में दिया गया था। इसमें भारतेंदु ने भारतीय अतीत के गौरव, वर्तमान की पीड़ाएं और भविष्य के स्वप्न को रेखांकित करते हैं। इसमें निज भाषा और स्वदेश हित के प्रश्न को भी उठाते हैं। इस निबंध का जो विषय है वह देश की दरिद्रता का चित्रण, जनता के स्वभाव को उजागर करना, आलसी लोगों पर कटाक्ष करना, उच्च वर्ग की विलासिता पर व्यंग करना, रूढ़िवादी परंपरा का विश्लेषण करना। भारतेंदु का संदेश है कि स्वरोजगार पर ध्यान दें, भाईचारे की भावना बनाए रखें, सांप्रदायिक तनाव न बनाएं, आलस्य का त्याग करें और भाग्य पर भरोसा न कर मेहनत करें। ये भारतेंदु जी का संदेश है। आज भी बहुत सारे लोग जो आप लोगों में से देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाग्य में होगा तो परीक्षा हम क्वालिफाई कर लेंगे, सफल होंगे। देखिए, भाग्य पर ज़्यादा भरोसा नहीं, कर्म पर ज़्यादा भरोसा करिए। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आज से बहुत पहले भारतेंदु जी ने भी कहा था कि आलस्य का त्याग करो, भाग्य पर भरोसा ना करके मेहनत करो, कर्म करो। बहुत सारे लोग आलस में हो जाते हैं, चलो आज नहीं कल पढ़ लेंगे, अभी तक इतना वीडियो देखा फिर नहीं मन कर रहा है, चलो बाद में देख लेंगे। तो ये क्या है? ये आलस्य है।
और जब आप कर्म करेंगे, जितना बेहतर कर्म करेंगे उतना ही बेहतर आप आगे बढ़ सकते हैं। जो भी विश्वास करना है वो कर्म पर विश्वास कीजिए। बहुत लोग कहते हैं सर मैं तो मेहनत बहुत कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा। भाई मेहनत आप कर रहे हो तो फिर आप सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहे हो, सही चीज़ को नहीं जान रहे हो। हमारे यहाँ तो लोग 2-2 घंटे पढ़ते हैं और JRF क्वालिफाई करते हैं। प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ लेते हैं लोग, लगातार 6 महीने पढ़ते हैं, जितना मैटर देते हैं वही पढ़ते हैं, JRF हो जाता है। आप कह रहे हैं हम 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं फिर भी मेरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप सही चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। कर्म के भी कई तरीके होते हैं। इस निबंध में जो अंश है वो है कि बनारस ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो हम यह ना कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वो बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। रॉबर्ट साहब कौन है? अकबर हैं। मुंशी चतुर्भुज शाह और मुंशी बिहारी लाल ये अबुल फजल और टोडरमल हैं। कहा गया हमारे हिंदुस्तानी लोग क्या हैं? तो रेल की गाड़ी है। इसी में कहा गया कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। इसके अलावा इसी में ही आप देखेंगे कहा गया कि ऊपर वाले ने कहा जौक शौक, बीच वाला कहा गम सम, सबसे नीचे वाला कहा गए हम। तो यहाँ पर जौक शौक ये उच्च वर्ग की बात हो रही। जौक शौक किसका प्रतीक है? उच्च वर्ग का। गम सम मध्यम वर्ग का, गए हम निम्न वर्ग की बात की गई है। ये हिंदुस्तान के प्रजा की दशा है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। इतना ही नहीं, इसी निबंध में आप देखेंगे कहा गया है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है। दरिद्र कुटुंबी, गौर से सुनिएगा कथन, फिर यह न कहिएगा परीक्षा में आ जाए कि सर मैंने तो वीडियो नहीं सुना था, नहीं तो कर लेता। दरिद्र कुटुंबी, कुटुंब समझ रहे थे? परिवार, परिवार कुटुंब मतलब परिवार, कुटुंबी मतलब परिवार का मुखिया या परिवार का सदस्य। तो दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू अपने कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। ये कहा गया है भारतेंदु के द्वारा। उन्होंने यह भी कहा कि लूट की इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों की मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उस पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। अंग्रेजों के राज में भी जो हम मेढक, काठ के उल्लू, पिंजड़े के गंगाराम ही रहे, तो फिर हमारी कमबख्ती फिर कमबख्ती ही है। इतना ही नहीं, भारतवर्षोन्नति में यह भी कहा गया कि लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया। वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। परदेसी भाषा और परदेसी वस्तु का भरोसा मत करो, अपने में अपनी भाषा में उन्नति करो। ये भी कहा गया कि जो बात हिंदुओं को नहीं मयस्सर है वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। मलुकदास की पंक्ति भी कही गई कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम। चंद कवि ने की भी पंक्ति का उदाहरण स्वरूप लिया गया कि अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चहु आज इक्के मारे इक्क सर। भारतेंदु ने इसमें सुन्नी धर्म वाले मुसलमान, होली दीपावली व्रत के बारे में बताया। बाल विवाह, कुलीन प्रथा, बहुविवाह को रोकने के लिए लोगों को प्रेरित किया। भारतेंदु ने आधुनिक शिक्षा के बदले नैतिक शिक्षा पर बल दिया है। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। आपसी भाईचारे पर बल दिया। कहा शौक तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार का था, ना किया हमने गुलिस्ता का सबक याद कभी। तो भारतेंदु ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर भी बल दिया है। तो यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं इन पर विशेष गौर आप लोग करिए। इसीलिए यहाँ पर जो ये चीज़ें दी गई हैं
वो सारी चीज़ें आपको समझा रहे हैं। उसका कारण यही है कि जो भी तथ्य यहाँ पर हैं उन तथ्यों पर आप लोगों का विशेष ध्यान होना चाहिए कि इसमें क्या क्या कहा गया है, क्या क्या नहीं कहा गया है। अगर क्रम से पूछा जाए इसके गीत तो पहले पॉइंट में आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख लें, तो जिससे आपको याद रहे। पहला गीत जो पहली पंक्ति जो दी गई उदाहरण के रूप में कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली, ये पहला है। इसके बाद में दूसरा जो दिया गया वो मलूक दास का दिया गया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। फिर तीसरा जो दिया गया क्रम से अगर पूछा जाए तो तीसरा चंद कवि की पंक्ति दी गई कि अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चौहाज इक्के मारे इक्के सर। और इसके बाद में फिर चौथे नंबर पर जो दिया गया, अंत में जो दिया गया वो चौथे नंबर पर यही दिया गया कि शौक तिल्फी से मुझे गुल की, जो दीदार का था न किया हमने गुलिस्तां का सबक याद कभी। तो मुझे लगता है कि अगर क्रम से पूछेगा तो भी आप कर लेंगे। अब इसके बाद में अगले निबंध पर आते हैं, शिवमूर्ति निबंध। शिवमूर्ति निबंध की बात करते हैं। वैसे आप लोग तो इतना जानकार हैं, जो चीज़ें बताई जाती हैं उन पर बहुत अच्छे से आप लोग गौर करते हैं। जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि जिस पर आपका ध्यान नहीं होता है। जैसे आपको ये भी पता होगा कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, किसका निबंध है? बूझत श्याम कौन तू गोरी। कॉपी पेन उठाइए, फिर लिख डालिए। उठाइए कॉपी पेन और लिख डालिए। बहुत अच्छी चीज़ें आपको लिखाने जा रहे हैं, लिखिए फिर। बूझत श्याम कौन तू गोरी, रचना रामावत शास्त्री। बूझत श्याम कौन तू गोरी, रामावत शास्त्री का। संतन को कहाँ सीकर सो काम, ये मैं पंक्ति नहीं निबंध बता रहा हूँ। निबंध किसका है? संतन को कहाँ सीकर सो काम, हरिशंकर परसाई का निबंध। हरिशंकर परसाई का निबंध। धोबन को नहीं दीन्ही चदरिया, धोबन को नहीं दीन्ही चदरिया, हरिशंकर परसाई का निबंध। तुलसीदास चंदन घिसें, तुलसीदास चंदन घिसें, हरिशंकर परसाई का निबंध। विवेकी राय का लिखिए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, विवेकी राय का निबंध। मैं पंक्ति किसकी है मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इस शीर्षक से निबंध किसने लिखा है मैं वो बता रहा हूँ। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, विवेकी राय का निबंध। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, विवेकी राय का निबंध। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, विवेकी राय का निबंध। देहात का दाल भात शहर का सलाम, देहात का दाल भात शहर का सलाम, निबंध विवेकी राय का। रस्सी जल गई मगर ऐंठन नहीं गई, विवेकी राय का निबंध। लिख लीजिए, बाद में फिर सोचना पड़ जाएगा आपको, ये इतनी जल्दी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा आप लोगों को। किसी में संकलित मैं ये भी आपको बता दूं अगर आपको दिक्कत हो रही हो, विवेकी राय का निबंध संग्रह किसानों का देश, अगर आपके पास किताब है बहुत अच्छी बात है, देख लीजिए। नहीं किताब है, आप गूगल क्रोम पर जाइए, सर्च करिए किसानों का देश निबंध संग्रह खोजिए और देखिए उसमें है या नहीं है विवेकी राय का निबंध संग्रह किसानों का देश। क्योंकि हवा में बातें हम नहीं करते हैं, जो तथ्यात्मक है, जो किताबों में है, किसी गाइड की बात नहीं, पर्टिकुलर जो ऑथेंटिक किताब है, जो रचनाएं हैं उनकी, सिर्फ वहीं से मैं आप लोगों को देता हूँ। विवेकी राय का किसानों का देश निबंध संग्रह में है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, देहात का दाल भात शहर का सलाम, रस्सी जल गई मगर ऐंठन नहीं गई। विद्यानिवास मिश्र का लिखे, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, विद्यानिवास मिश्र का। अब ये भी आपको बता दूं, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, विद्यानिवास मिश्र का। अब मैं आपको और विस्तृत अगर आप कहें तो मैं बता दूं कि इसमें 5 खंड हैं। रहीमन पानी राखिए में 5 खंड है।
5 खंड में, पहले खंड में आप देखेंगे 8 निबंध संकलित है, दूसरे खंड में 18 निबंध संकलित है, तीसरे खंड में 3 निबंध संकलित है, चौथे खंड में 9 निबंध संकलित है, पांचवें खंड में 4 निबंध संकलित है। रहमन पानी राखिए में कुल 42 निबंध संकलित है। और जब भी आपके पास समय हो बताइए, मैं 42 निबंध आपको लिखा दूंगा कि कौन कौन से निबंध हैं। गुलाब राय का निबंध लिखिए, प्रभु जी मेरो अवगुण चित्त न धरो। गुलाब राय का निबंध है, बाबू गुलाब राय का, कि प्रभु जी मेरो अवगुण चित्त न धरो, तुम चंदन हम पानी। ये भी विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। हल्दी दूब और दधि अच्छत विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। हल्दी दूब और दधि अच्छत विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। विद्यानिवास मिश्र का एक और निबंध लिखिए, साची कहो ब्रजराज तुम्हें, रतिराज किंधो ऋतुराज किहो है। ये विद्यानिवास मिश्र का है। शीर्षक है साची कहो ब्रजराज तुम्हें, रतिराज किंधो ऋतुराज कियो है। अरे साची कहो याद कर लीजिएगा, किसका नदिया के पार मूवी तो आपने देखा होगा। साची कहे तो रे आवन से अंगना में आई बहार भौजी, सुना है ना आप लोगों ने गाना, उसी से याद कर लीजिएगा कि विद्यानिवास मिश्र का है। साची कहो ब्रजराज तुम्हें, रतिराज किंधो ऋतुराज कियो है। विद्यानिवास मिश्र का एक और निबंध लिख लीजिए, प्यारे हरिश्चंद्र की कहानी रह जाएगी। लिख लिया आपने। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो रचनाएं हैं, मैंने आपको बताया। खैर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ऐसे समय तो ज़्यादा हो जाएगा। 11 निबंध है, 2 पार्ट में देना है। शिव मूर्ति निबंध। शिव मूर्ति निबंध, ये निबंध उन लोगों के लिए लिखा गया है जो अपने विचार से ईश्वर के प्रति लगाव रखते हैं और आनंद से भर जाते हैं। इसके अलावा खुद से परे जाकर दूसरों का भी भला सोचते हैं। इसके माध्यम से ये बताया गया कि मनुष्य से प्रेम करने के साथ साथ प्रकृति और अन्य जीव जंतुओं से भी प्रेम करना चाहिए। धार्मिक उन्माद के स्थान पर विश्व बंधुत्व की भावना को स्वीकार करें। मनुष्य के बीच बैर नहीं होना चाहिए। अंधी आस्था के स्थान पर ईश्वर का सच्चा ध्यान करना चाहिए। ईश्वर के साथ साथ खुद पर भी भरोसा करना चाहिए। इस निबंध के अगर अंश की बात करें तो इसमें कहा गया कि अगर धर्म से अधिक मतवालेपन पर श्रद्धा हो तो अपने प्रेमाधार भगवान भोलेनाथ को परम वैष्णव और गंगाधर कहना छोड़ दीजिए। नहीं तो सच्चा शैव वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को अपना देवता समझे। इससे शैवों का शाक्तों के साथ विरोध अयोग्य है। हमारी समझ में तो अस्तित्व मात्र को ही किसी से द्वेष बुद्धि पाप है। यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे पास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। हमारे ग्राम देवता भगवान भूतनाथ सब प्रकार के अकथ्य, अप्रत्यक्ष और अचिंत्य हैं। जो केवल शास्त्रार्थी आस्तिक हैं वह भी व्यर्थ ईश्वर को अपना पिता बना के निज माता को कलंक लगाते हैं। सिर पर गंगा का चिन्ह होने से कौन सा भाव प्रकट होता है? तो सिर पर गंगा का भाव चिन्ह होने से भाव यह प्रकट होता है कि गंगा हमारे देश की सांसारिक और पारमार्थिक सर्वस्व है और भगवान सदाशिव विश्वव्यापी हैं। बहुधा मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, जिनका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है। भाई प्रश्न दिया जा सकता है कि बहुधा पाषाण की मूर्तियां होती हैं, इसका प्रयोजन क्या है? तो इसका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है। और इस निबंध में आप देखेंगे कई प्रकार की मूर्तियों की बात की गई। पाषाण की मूर्ति, धातु की मूर्ति, रत्नमयी मूर्ति, मृतिका की मूर्ति, गोबर की मूर्ति, पारे की मूर्ति, इन सब मूर्तियों की बात की गई है। इन सब मूर्तियों की बात की गई है। कहा गया ईश्वर निर्धन के धन है। हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहले। वास्तविक प्रेम मूर्ति मनोमंदिर में विराजमान है। मूर्तियों के 3 रंग की बात इसमें की गई, श्वेत, लाल, काला। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अन्यतता वर्णन करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं हैं।
ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है इस निबंध का। शिव मूर्ति के नाम जो बताए गए वो ये बताए गए, हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, मुख्य नाम जिसमें प्रेमेश्वर बताया गया है। अब इसके बाद में बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू के चिट्ठे। जब बाल मुकुंद गुप्त की बात आती है, शिव शंभू के चिट्ठे की बात आती है, जो कि भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई 11 अप्रैल 1903 से 9 मार्च 1907 तक के इसमें पत्र संकलित हैं। तो यहाँ पर बात याद आ जाती है कि भारतेंदु और द्विवेदी युग की कड़ी को जोड़ने वाले निबंधकार ही बाल मुकुंद गुप्त हैं। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतेंदु और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी कौन निबंधकार हैं, तो वो हैं बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखित लेख अखबार अवध पंच, कोहिनूर और विक्टोरिया पेपर में भी प्रकाशित होते थे। अपने समय में गुप्त जी सफल पत्रकार भी थे। हिंदी हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र ऐसे पत्रों का सफल संपादन भी बाल मुकुंद गुप्त ने किया है। ये अपने हास्य विनोद संपन्न निबंधों के कारण बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उनके सबसे प्रसिद्ध जो कृति है वो यही है, शिव शंभू के चिट्ठे। इसके अलावा चिट्ठे और खत भी है। इसमें सभी के सभी पत्र आप देखेंगे लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए हैं। सब के सब प्रतीकात्मक शैली में हैं। इसमें आप देखेंगे बनाम लॉर्ड कर्जन, श्रीमान का स्वागत, वायसराय का कर्तव्य, पीछे मत फेंकिए, आशा का अंत, एक दुराशा, विदाई संभाषण, बंग विच्छेद, लॉर्ड मिंटो का स्वागत, मार्ली साहब के नाम, आशीर्वाद, शाइस्ता खां का खत 1, शाइस्ता खां का खत 2, सर सैयद अहमद खां का खत। तो ये सब इसमें संकलित है। इस निबंध में अंग्रेजी शासन की आलोचना की गई है। किसकी आलोचना की गई? तो अंग्रेजी शासन की आलोचना की गई। यह प्रतीकात्मक शैली में है। प्रतीकात्मक शैली में यह लिखा गया है। प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है। इसकी शुरुआत स्वप्न से होती है। स्वप्न से होती है क्योंकि इसमें स्वप्न में शिव शंभू, जो बालक शिव शंभू है, वो स्वप्न देख रहा है और स्वप्न से शुरू होता है। बालक बुलबुल को पकड़ना चाहता है, जिसमें बुलबुल जो है वो बुलबुल किसका प्रतीक है? बुलबुल किसका प्रतीक है? बुलबुल किसका प्रतीक है? तो बुलबुल स्वतंत्रता की प्रतीक है। बालक शिव शंभू बुलबुल को पकड़ना चाहता है। पकड़ने की नाना प्रकार की कल्पनाएं उसके मन में उठती हैं और वो है बुलबुल स्वतंत्रता की प्रतीक। वहीं पर बिल्ली भी दिखाया गया। बिल्ली की बात की गई। जो बिल्ली है वो बिल्ली है चालाक और शक्तिशाली देश का प्रतीक। बिल्ली जो है, क्योंकि जब बालक जिद करता है बुलबुल की, तो पिताजी को यह भय है कि बालक को बुलबुल दी तो वो मार देगा, हत्या कर देगा, या उसके हाथ से बिल्ली छीन लेगी तो पाप होगा। तो बिल्ली छीन लेगी। तो यहाँ पर बिल्ली किसका प्रतीक है? बिल्ली है चालाक और शक्तिशाली देश का प्रतीक, ब्रिटिशों का प्रतीक। इसमें लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल पर व्यंग्य किया गया। इसमें निम्न विषयों पर कटाक्ष किया गया: नैतिकता और स्वाधीनता का संबंध, शिक्षा का बाजारीकरण, सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार, गरीबों को शिक्षा से वंचित रखना, अंग्रेजी सरकार की भेद नीति और शासन व्यवस्था, अंग्रेजी सरकार द्वारा स्थापित आयोग के कार्य, अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किया गया भारत विरोधी कार्य। शिव शंभू के चिट्ठे में निम्न चिट्ठे शामिल हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ये भी मैंने आपको कहा है कि ये PDF भी आपको मिल ही जाएगा। ये PDF आपको मिल जाएगा। अगर ये PDF आपको चाहिए तो आप हमारे नंबर पर 805258 जो नंबर देख रहे हैं, ये नंबर भी आपको मिल जाए। इस नंबर पर आप अपना नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए, ये चीज़ें सारी आपको मिल जाएंगी। तो जो शिव शंभू के चिट्ठे की बात हो रही है, जिसमें ये सारे निबंध इसमें संकलित हैं।
इसमें बालक द्वारा, लॉर्ड कर्जन और बुलबुल द्वारा आज़ादी को प्रदर्शित किया गया। बिल्ली चालाक और शक्तिशाली देश की प्रतीक है। लॉर्ड कर्जन ने अपने शासनकाल में 2 ही गिनाने लायक काम किया, एक तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनवाया और दूसरा दिल्ली दरबार, यही 2 काम किया है। लॉर्ड रिपन की मूर्ति पर व्यंग्य किया गया कि वह देखिए एक मूर्ति है जो किले के मैदान में नहीं है पर भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है। पहचानिए, इस वीर पुरुष ने मैदान की मूर्ति से इस देश के करोड़ों गरीबों के हृदय में मूर्ति बनवाना अच्छा समझा। यह लॉर्ड रिपन की मूर्ति है। वैसे इसके अलावा जब बाल मुकुंद गुप्त की बात होती है, शिव शंभू के चिट्ठे जो इनका निबंध है, शिव शंभू के चिट्ठे जो इनका निबंध है बाल मुकुंद का, बाल मुकुंद गुप्त ने पत्रकारिता से अपना साहित्यिक जीवन का आरंभ अपने गुरु मुंशी वजीर अहमद खान और मुंशी बरकत अली खान की प्रेरणा से किया था। देखिए एक चीज़ भी ध्यान रखिएगा आप लोग, जो भी विधाएं आपके पाठ्यक्रम में लगी हैं उस विधाकार के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अब आप ये कहें कि सर वो तो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, और अगर आप चैलेंज करते हैं तो उत्तर मिलेगा हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछा गया, और जब बात इतिहास की आ गई तो कुछ भी आप करते रहें, इतिहास में तो सब कुछ समाहित है। तो बाल मुकुंद गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन थे? तो मुंशी वजीर अहमद खान और मुंशी बरकत अली खान। इन्हीं की प्रेरणा से बाल मुकुंद गुप्त ने अपना साहित्यिक जीवन आरंभ किया। इतना ही नहीं, बाल मुकुंद गुप्त जो है वो साध उपनाम से, बाल मुकुंद गुप्त साध उपनाम से, साध मतलब जानते हैं आनंद होता है, साध मतलब आनंद, साध उपनाम से उर्दू नज़में लिखते थे जो मासिक पत्र गुलदस्तों में पढ़ी जाती थी। इनकी जो कविताएं और लेख थे वो अवध पंच में तो प्रकाशित होती ही थी, साथ ही साथ उर्दू ए मुहल्ला, रहबर और विक्टोरिया गजट में भी छपता था। राम कुमार गोयनका का नाम आपने सुना होगा। राम कुमार गोयनका ने गुप्त जी की बातें और पंडित सकल नारायण मिश्र ने परिहास प्रिय गुप्त जी नामक संस्मरण भी लिखा है बाल मुकुंद गुप्त के बारे में। बिहारी मिश्र ने तो कहा है कि गुप्त जी चूँकि युग चेतना के प्रति सचेत थे और उनकी जातीय निष्ठा बलवती थी, इसलिए स्वाभाविक था कि उग्र राष्ट्रीयता ही पत्र की नीति बने। वैसे शिव शंभू के चिट्ठे सर्वप्रथम उर्दू पत्र जमाना में छपते थे, बाद में 1906 में भारत मित्र में प्रकाशित हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, जो हम लोगों ने भारत मित्र की बात की है, उर्दू पत्र जमाना में सबसे पहले छपना शुरू हुआ था, बाद में एक साथ संकलित किया गया और फिर जाकर छपा भारत मित्र में। बाद में भारत मित्र में छपा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी अगर पूछा जाए तो ये चीज़ भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं अगले निबंध की। कविता क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध। देखिए, जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध की बात आती है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में भी मैंने आप लोगों को पूरा विस्तृत बताया है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखी, हिंदी शब्द सागर लिखा, चिंतामणि व नागरी प्रचारणी पत्रिका भी इन्होंने निकाला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी दार्शनिक क्षेत्र में विश्व प्रपंच नामक ग्रंथ लिखा, जो रिडल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को व्यवस्थित और मर्यादित विचार प्रधान गद्य रचना कहा है। उन्होंने कहा कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। इनका जो कविता क्या है, निबंध है, ये प्रकाशन इसका 1939 में हुआ, जो चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। चिंतामणि भाग 1 में 17 निबंध संकलित हैं, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। चिंतामणि भाग 2 की बात करें, 3 निबंध संकलित है, जिसका संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया।
चिंतामणि भाग 3 की अगर बात करें 21 निबंध संकलित हैं, जिसका संपादन नामवर सिंह ने किया। चिंतामणि भाग 4 की अगर बात करें 47 निबंध संकलित हैं, जिसका संपादन कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने किया है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि चिंतामणि की जो बात की गई, चिंतामणि पर आधारित कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है। चिंतामणि पर आधारित कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया। जो यहाँ पर हमने बताया आपको कि चिंतामणि भाग 1 में 17 निबंध संकलित हैं, उन 17 में से आप देखेंगे कि प्रारंभ के जो 10 निबंध हैं वो मनोविकार पर आधारित हैं और 7 निबंध साहित्य से संबंधित हैं। इसमें आप देखेंगे कि कविता क्या है में 14 शीर्षक है। कविता क्या है निबंध में 14 शीर्षक हैं। खैर विस्तृत अब तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, समय कम है। बाकी जब 6 महीने का पूरा कोर्स चल रहा होता है उसमें पूरा विस्तृत मैंने पढ़ाया ही है। अब तो रिवीजन का समय है। अब बताइए, अभी हम लोग 5वें निबंध पर हैं और 41 हो चुका, 41 मिनट। लेकिन यहाँ पर ये जो जानकारी दी जा रही है इतने कम समय में वो कैसा लग रहा है, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर व्यक्त करें। कविता क्या है जो निबंध है, इसमें कहा गया कि कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। शुक्ल जी कविता को साधन मानते हैं जिसके द्वारा मनुष्य आगे बढ़ता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति के मूल में रहने वाली अंतःकरण की प्रवृत्तियां राग कहलाती हैं। साहित्य में रागों या मनोविकारों को भाव कहते हैं। कविता क्या है, इसके तहत जो 14 आपको खंड मैंने बताए हैं, 14 शीर्षक जो मैंने बताए हैं वो ये हैं। कविता क्या है, सभ्यता के आवरण और कविता, कविता और सृष्टि प्रसार, मार्मिक तत्व, काव्य और व्यवहार, मनुष्यता की उच्च भूमि, भाव या कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कार, कविता की भाषा, अलंकार, कविता पर अत्याचार, कविता की आवश्यकता। तो ये इसमें शीर्षक दिए गए हैं। कविता क्या है, इसमें जो शीर्षक है वो 14 शीर्षक दिए गए हैं। 14 शीर्षक में आप देखेंगे कि इसी से 14 शीर्षक से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। कविता क्या है, इससे कथन बहुत बार पूछा गया कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है। हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। फिर थोड़ा सा समय दीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर अक्सर कथन पूछे जाते हैं। एक बार अगर आप सुन लेंगे तो हो सकता है कि आपके जहन में रहे, आपके दिमाग में रहे, परीक्षा में आए तो आप कर सकें। इसी कविता क्या से जो महत्वपूर्ण कथन है इसी शीर्षक से, वो ये है कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी भावात्मक है। इसके बाद जो दूसरा है, सभ्यता के आवरण और कविता, इससे भी कई कथन बनते हैं। जैसे कि कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे, जैसे कीर्ति की लालसा। ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में अरूप राग कहते हैं। मनुष्य के हृदय की वृत्तियों से सीधा संबंध रखने वाले रूपों और व्यवहारों को प्रत्यक्ष करने के लिए उसे बहुत से पदों को हटाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कही गई। इससे परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया है, कथन दिया गया था, याद होगा आप लोगों को कि भाई तुम यह सब इसलिए न कर रहे हो कि पक्की हवेली में बैठकर हलवा पूरी खाओ, मैं सूखे चने चबाऊं। तुम्हारे लड़के दोपहर को भी दुसाले ओढ़कर निकले और मेरे बच्चे रात को भी ठंड से कांपते रहें। तुमने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए जाली दस्तावेज बनाया। तो ये सब आप कथन देखेंगे तो इसी का है। काव्य में अर्थग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित है। ये भी पूछा गया जो सभ्यता के आवरण और कविता से है। कविता और सृष्टि प्रसार से भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। उन्होंने कहा कि काव्य दृष्टि
कहीं तो नर क्षेत्र के भीतर रहती है और कहीं मनुष्योत्तर बाह्य सृष्टि के और कहीं समस्त चराचर में। किसी वर्णन में आई हुई वस्तुओं का मन में ग्रहण दो प्रकार से हो सकता है, बिंब ग्रहण और अर्थ ग्रहण। और इसी शीर्षक में कविता और सृष्ट प्रसार में आप देखेंगे कहा गया है कि मेघदूत न कल्पना की क्रीड़ा है न कला की विचित्रता। मेघदूत न कल्पना की क्रीड़ा है न कला की विचित्रता, वह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी साधी प्रेम दृष्टि। ये भी कहा गया कि केवल असाधारणत्व की रुचि सच्ची सहृदयता की पहचान नहीं है। और फिर मार्मिक तथ्य से भी कथन खूब पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कथन आपको मिलेंगे। मार्मिक तथ्य से, काव्य और व्यवहार से भी पूछा जाता है। मनुष्यता की उच्च भूमि से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। याद होगा आपको पिछले परीक्षा में पूछा गया है कि इस हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में एक नया जीवन आ जाता है। कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यता की उच्च भूमि पर ले जाती है। ऐसे भाव या कल्पना से भी पूछा गया है कि कल्पना दो प्रकार की होती है, विधायिका कल्पना और ग्राहिका कल्पना। कवि में विधायिका कल्पना अपेक्षित होती है और श्रोता या पाठक में ग्राही कल्पना। तो ये सब पूछा जा चुका है। यहाँ पर मैंने कथन भी दे दिया है कि कविता क्या है, इससे कौन कौन सा कथन है, सभ्यता के आवरण और कविता से कौन कौन सा कथन है, कविता और सृष्ट प्रसार से कौन सा कथन है, ये मैंने दे दिया है। पीडीएफ भी अभी आपको मिल ही जाएगा आपके व्हाट्सएप पर। और अगर आप नए हैं, आपके पास पीडीएफ नहीं है या आपको नहीं मिला, सुबह ही मैंने उपलब्ध करा दिया, तो आप हमारे इस नंबर पर, यहाँ पर नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 805258 ये नंबर है। फिर अभी नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पर आते हैं। ये नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको भी ये पीडीएफ मिल सके। आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8052584004। तो अगला जो निबंध है वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित है। ये वही हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं जिनके बचपन का नाम है वैद्यनाथ द्विवेदी, माता का नाम है ज्योतिषमती। कल्पलता निबंध संग्रह में यह निबंध संकलित है। कल्पलता जिसमें नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध संकलित है, कुल 20 निबंध संकलित हैं कल्पलता में। और जो कि पहला ही निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। दूसरा निबंध है आम फिर बौरा गए, शिरीष के फूल, भगवान महाकाल के कुंठ नृत्य, महात्मा के महाप्राण के बाद ठाकुर जी की बटेर। तो ऐसे मैंने आप सबों को लिखा दिया है। जो हमारे विस्तृत क्लास वाले हैं उनको तो मैंने सारी चीज़ें लिखा ही दिया है कि कल्पलता में कितने निबंध संकलित हैं, कौन कौन से हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित रचनाएं कौन सी हैं, जैसे शांति निकेतन से शिवालिक, दूसरी परंपरा की खोज, साहित्यकार और चिंतक हजारी प्रसाद द्विवेदी, व्योमकेश दरवेश। तो ये सब रचनाएं किसकी हैं, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास कौन से हैं, निबंध संग्रह कौन कौन से हैं, आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिखा रखी हैं लोगों को। या कुटज में कौन कौन से निबंध संकलित हैं, आलोक पर्व में कौन कौन से निबंध संकलित हैं। तो यहाँ पर नाखून क्यों बढ़ते हैं इसकी बात करेंगे। इसमें मानवतावादी स्वर प्रमुख है। इसमें प्राचीनता और नवीनता का समन्वय दिखाया गया है। ये विचार प्रधान व्यक्तिनिष्ठ निबंध है। इसमें लेखक ने छोटी लड़की की जिज्ञासा के लिए यह निबंध लिखा है। अपनी छोटी लड़की के यह पूछने पर कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, आचार्य जी ने मनुष्य के आदिम काल से लेकर अब तक के जीवन पर दृष्टिपात करते हैं। निष्कर्षतः ये कहा गया कि नाखून का बढ़ना पशुता का प्रतीक है और उनका काटना मनुष्यता की निशानी है। ये अस्त्र शस्त्रों का, अणु परमाणु बमों का बनना भी पशुता की ही प्रवृत्ति बताया गया है।
नाखून का बढ़ना, बार बार काटने से तात्पर्य है कि अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी सदैव उससे लोहा लेने को कमर कसे है। लेखक हर तीसरे दिन नाखून बढ़ने की बात करता है। कब? तो हर तीसरे दिन नाखून बढ़ने की बात करता है। साथ ही उन्हें निर्लज्ज, अपराधी और बेहया भी कहा है। ये भी बताया गया कि जब मनुष्य जंगलों में रहता था तो उसे नाखून की ज़रूरत थी, वह उसके प्रथम अस्त्र थे, जबकि दांत दूसरे अस्त्र थे। इन हड्डियों की जब बात आती है तो आप देखेंगे कि मनुष्य को सुख भौतिक सुख समृद्धि से नहीं मिलेगा, अस्त्रों शस्त्रों की बाढ़ से नहीं मिलेगा, वरन सच्चा सुख मिलता है प्रेम से, आत्मदान से। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा वज्र, जो दधीचि मुनि की हड्डियों से बना था। दधीच मुनि की हड्डियों से बना था। आगे यह भी बताया गया कि आर्यों के पास लोहे के अस्त्र और घोड़े थे। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी क्योंकि मनुष्यों के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। वह कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वह अंधे हैं, नहीं जानते हैं कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मनुष्य की सहज जो वृत्तियां हैं वो सहज वृत्तियां बताई गई कि सहज वृत्तियां इस प्रकार से है। नाखून का बढ़ना पहली वृत्ति है, केस या बाल का बढ़ना दूसरी वृत्ति है, दांत का दोबारा उगना तीसरी वृत्ति है, पलकों का गिरना चौथी वृत्ति है। तो ये क्रम से भी पूछा जा सकता है। नाखून मनुष्य की भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवन का प्रतीक है और मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वो मरना नहीं जानती। नाखून के बारे में बताया गया कि गौड़ देश के लोगों को बड़े बड़े नख पसंद थे, दक्षिणात्य लोगों को छोटे छोटे नख पसंद थे। सभी अधोगामिनी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है, बताया गया है। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है। पुराने आदर्शों का मोह हर जगह अच्छा नहीं होता। मरे बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। कालिदास ने कहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब भी नहीं होते। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है और यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल है। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निश्चेष भाव से दे देने में है। महाभारत में निर्वैर भाव, सत्य और आक्रोश को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है। इस निबंध में महात्मा गांधी और राजनीतिक नेताओं के विचार को भी व्यक्त किया गया। नेता कहता है एक जगह कि वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ, उत्पादन बढ़ाओ, धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। जबकि महात्मा गांधी ने कहा था प्रेम ही बड़ी चीज़ है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्च श्रृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। इस निबंध में यह भी बताया गया है कि बच्चों को यह बताया जाना चाहिए कि मनुष्य में जो घृणा है वो जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है और अपने को संयत बनाए रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है। इसीलिए कहा गया अपने को सबके मंगल के लिए निश्चेष भाव से दे देने में है। अब इसके बाद जो अगला निबंध है वो है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जो 7वां निबंध है, जिसकी बात हम लोग द गुरु एकेडमी चैनल पर दूसरे
पार्ट में करेंगे। दूसरे पार्ट के लिए आप द गुरु एकेडमी पर जाइए, यूट्यूब चैनल पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, वहाँ से आप सर्च कर लीजिए द गुरु एकेडमी और लोगो यही मिल जाएगा जो कंपटीशन एकेडमी पर है। फिर वहाँ से आप इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए, वहाँ से हम लोग सेकंड पार्ट की बात करेंगे। सेकंड पार्ट में जो निबंध है, 5 निबंध बचे हैं, उसकी बात करेंगे। तो वहाँ से उस पार्ट में, सेकंड पार्ट में पहला निबंध होगा मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है। वीडियो कैसा लगा, जो जानकारी दी गई वो कैसा लगा, ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया आप लोग व्यक्त करें। आपके प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहता है। बाकी रात में 9 बजे इसी पर आधारित प्रश्न, 11वें निबंध पर आधारित प्रश्न हम लोग रात में 9 बजे लाइव कक्षा में देखेंगे। वीडियो पब्लिश रहेगा, ज़रूर आप लोग देखिएगा।